नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को शामिल किया गया, किन को क्या क्या पोर्टफोलियो दिए गए, इस पर खूब खबरें हो रही हैं और लगातार सारे मंत्री फटाफट अपना चार्ज ग्रहण करके अपने काम शुरू कर रहे हैं और साथ ही साथ इस बात का आकलन करने का भी प्रयास शुरू हो गया है कि आखिर जो बदलाव हुए वो क्यों हुए और जो नए लोग मैदान में आए हैं वो क्यों आए हैं। इस पर वीडियो एक के बाद एक बनाने का मन कर रहा था तो सोचा कि फटाफट कुछ वीडियो बना लिए जाएं। और सबसे पहली बात जो इस पर कल से ही चर्चा हो रही थी, यानी कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ 7 जुलाई को, उसी दिन में ये चर्चा शुरू हो गई थी कि कुछ मंत्री जिन्हें हटाया गया है उन्हें आखिर क्यों हटाया गया, ऐसे क्या रीजन रहे होंगे जिन्हें उन्हें हटाया गया। और इसका एनालिसिस करने की कोशिश बहुत कम लोगों ने की है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। सब लोग ये कह रहे हैं कि नया फेस है, मोदी 2.0 है, 2.0 से आगे 3.0 है, 2.0 मोदी को रिबूट किया गया है, ये किया गया है, वो किया गया है। लेकिन कुछ अहम सवाल ऐसे रह गए हैं जिनका जवाब अभी किसी को नहीं मिला है। उनका जवाब ढूंढने की कोशिश मैंने की। जैसे क्यों हटाया गया संतोष गंगवार को, क्यों हटाया गया रविशंकर प्रसाद को, रमेश पोखरियाल निशंक को क्यों हटाया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन को क्यों हटाया गया, जावड़ेकर को क्यों हटाया गया। ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। शुरुआत करता हूँ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से। डॉक्टर हर्षवर्धन कभी दिल्ली में सीएम फेस हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर फेस हुआ करते थे और ये माना जाता था कि अगर दिल्ली में सरकार बनेगी तो हर्षवर्धन वहाँ के सीएम बनेंगे। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल का चुनाव आया तो उनके सामने किरण बेदी के रूप में एक अप्रत्याशित नाम बीजेपी ने उतार दिया और जो बुरी तरीके से विफल रहा। उसके बावजूद भी दिल्ली के लोगों में एक ये मैसेज हमेशा से रहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन बढ़िया नेता हैं और हमारे नेता हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन को ही दिल्ली में सीएम बनाया जाना चाहिए। लेकिन उनका जो प्रोफाइल था वो इतना बढ़ गया, चांदनी चौक के मंत्री वो थे, सांसद थे। नरेंद्र मोदी ने भी उन पर भरोसा जताया और नरेंद्र मोदी ने उन पर 2 बार अपना भरोसा टूटने की एक मैसेज छोड़ी। पिछली बार जब उन एम्स वाला मामला हुआ था तो स्वास्थ्य मंत्री पद से उन्हें हटा दिया गया था और इस बार जब उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया तो एकदम कोरोना काल आ गया और कोरोना काल में कई चैलेंजिंग काम सामने आए। इसमें कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने बढ़िया काम किया। उन पर इमेंस प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उसके बावजूद भी वो बढ़िया काम करके ले गए। लेकिन नरेंद्र मोदी की टीम का मानना है कि डॉक्टर हर्षवर्धन बढ़िया काम करने के बावजूद भी बढ़िया काम करने का इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे थे और इसी वजह से उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया जो ऑक्सीजन वाला मुद्दा हुआ। ऑक्सीजन वाले मुद्दे में हुआ क्या था, दरअसल जब कोरोना काल शुरू हुआ था पिछले साल तो उस समय नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया था कि देश भर में पीएम केयर फंड से 150 ऑक्सीजन प्लांट सारे देश में लगाए जाएंगे अलग अलग हिस्सों में और ये सब फाइनल हो गया था, पैसा भी इसके लिए अलॉट कर दिया गया था। लेकिन लगे केवल 33 और जब ऑक्सीजन को लेकर दूसरी लहर में बवाल हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में हंगामा मचा दिया, हम मर गए और ज़रूरत से ज़्यादा 4 गुनी ऑक्सीजन मांग ली और उसके बावजूद भी डॉक्टर हर्षवर्धन ये नहीं समझ पाए कि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है और इसकी आड़ में अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हर्षवर्धन उसका सॉफ्ट टारगेट बन गए। शायद यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें हटाने का फैसला लिया। वैसे दिल्ली की खानापूर्ति कर दी गई है। दिल्ली के कोटे से मीनाक्षी लेखी को ले लिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में और मीनाक्षी लेखी को सौंप दिया गया है विदेश राज्य मंत्री का कार्यभार। मीनाक्षी लेखी पढ़ी लिखी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, प्रखर वक्ता हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा रही हैं। नई दिल्ली से लगातार 2 बार की सांसद हैं जो कि बहुत टफ सीट मानी जाती है। बहुत कम परसेंटेज वोटिंग होता है नई दिल्ली इलाके में, जो लुटियन जोन आता है दिल्ली का, जो सारा ब्रेन, जो सारा माइंड जहाँ पर रहता है दिल्ली का। और इसके अलावा 2013 में राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुकी हैं बीजेपी की। आरएसएस का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है स्वदेशी जागरण मंच, उससे जुड़ी रही हैं। 2010 में महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष बनाई गई थी और उसी समय वो हाईलाइट हुई थी नेशनल लेवल पर। और उनकी खास बात क्या है,
जहां हर्षवर्धन एक तरफ बिल्कुल शांत और ठंडे किस्म के नेता माने जाते हैं, वहीं मीनाक्षी लेखी ने वो सब काम किए जो नरेंद्र मोदी को पसंद है। नरेंद्र मोदी को लोग वो पसंद हैं जो अपना काम एक्यूरेटली करें और अपने मुद्दों को लेकर प्रखर रूप से बोलें और सरकार का और अपना पक्ष मजबूती से रखें। देखिए मीनाक्षी लेखी ने क्या क्या काम किए। मीनाक्षी लेखी ने जो ये ऑक्सीजन वाला मामला हुआ, इसमें अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोला और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी की जो मिसमैनेजमेंट है उसके खिलाफ अभी हाल ही में एक धरना भी दिया उन्होंने, मीनाक्षी लेखी ने। इसके अलावा राशन, प्रदूषण, इन मुद्दों पर लेकर अरविंद केजरीवाल पर बहुत ज़बरदस्त अटैक लगातार करती रही हैं। जिस तरीके से गौतम गंभीर हमेशा आक्रामक रहते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मीनाक्षी लेखी भी उसी तरीके से आक्रामक रहती रही हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था जो लोग आज भूल गए। मैंने पहले भी कई बार कई वीडियोस में अपने ये जिक्र किया है कि मीनाक्षी लेखी, मुझे लगता है कि 2019 में जब मोदी की दूसरी सरकार बनी थी तो उसी समय मंत्रिमंडल में शामिल हो जानी चाहिए थी। मीनाक्षी लेखी ने एक बहुत बड़ा काम किया था, राहुल गांधी की नाक रगड़वाई थी सुप्रीम कोर्ट में। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है वाला जो नारा देना शुरू किया था राफेल के मुद्दे को लेकर, उस पर मानहानि का मुकदमा किया था और एक रिट पिटीशन दायर की थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, मीनाक्षी लेखी ने, और राहुल गांधी ने उस मामले में रिटन में माफ़ी मांगी थी। ये मीनाक्षी लेखी का एक बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी जो पार्लियामेंट के बिल्स बनते हैं उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रही हैं, जैसे कि महिला आरक्षण पर जो बिल बना था और वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट का जो मामला होता है उसको लेकर उन पर बिल बने हैं, उनको तैयार करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इस बार उन पर भरोसा जताया है और उन्हें विदेश राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार दिया गया है। बहरहाल चलते हैं बाकी मंत्रियों की तरफ। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उन्हें शिक्षा मंत्री के रूप में बड़ा जिम्मेदारी मिली हुई थी। एचआरडी मिनिस्टर थे और बाद में उन्होंने जब नई शिक्षा नीति लागू की तो एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय और खुद बन गए शिक्षा मंत्री। निशंक वैसे कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें हटाया गया है। हालांकि जो नई शिक्षा नीति आई है उसको लेकर आलोचनाओं का भी सामना उन्हें करना पड़ा था, लेकिन जो अभी हाल ही में कोविड की वजह से वो ग्रसित हो गए और 2-3 महीने से उन्हें पहले एम्स में एडमिट कराया गया, फिर स्वस्थ हो गए, उसके बाद फिर उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई, फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। तो इस वजह से शिक्षा मंत्रालय का कामकाज बहुत प्रभावित हुआ। कोविड काल में बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर स्टूडेंट्स में, अभिभावकों में बड़ी अनईजीनेस थी और नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमले हो रहे थे, विपक्ष हमला बोल रहा था। और अभी हाल ही में जब बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों के बारे में ऐलान किया गया, डिसीजन लिया गया, तो उस समय तो कुछ बैठकों का अध्यक्षता राजनाथ सिंह को करनी पड़ी निशंक के अस्वस्थ होने के कारण। तो मुझे लगता है कि निशंक की जो एग्जिट है वो मुख्य रूप से स्वास्थ्य कारणों से ही रही, वरना कामकाज निशंक का ठीक चल रहा था। रविशंकर प्रसाद एक इंटरेस्टिंग नाम है। रविशंकर प्रसाद नरेंद्र मोदी के फेवरेट रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर कानून मंत्रालय को अगर छोड़ दिया जाए रविशंकर प्रसाद के, उसे लेकर मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को कोई दिक्कत रही होगी। लेकिन उनके पास जो आईटी डिपार्टमेंट था उसे लेकर बहुत सारी दिक्कतें थी। पूरे देश में ब्रॉडबैंड हर गांव में पहुंचाने का एक टारगेट है सरकार का, और सरकार ने भारत नेट के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है जिसे बीजेपी अपनी पॉलिसी मैटर मानती है, जिसे बीजेपी, जेपी नड्डा, ये सब लोग अपने भाषणों में जिसे एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में हमेशा से सामने लाते रहे हैं। उस प्रोजेक्ट को अभी तक परवान नहीं चढ़ाया जा सका है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि गांव-गांव में इंटरनेट हो और सोशल मीडिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी और बीजेपी हर गांव-गांव में एंटर कर जाए, लेकिन ये प्रोजेक्ट परवान नहीं चढ़ पा रहा है। बहुत सुस्त गति से इसकी प्रगति हो रही है। इसके अलावा हाल ही में ट्विटर को लेकर और फेसबुक को लेकर जो विवाद हुए, सबसे बड़ा विवाद तो ये हुआ कि ट्विटर ने उपराष्ट्रपति का अकाउंट ब्लॉक कर दिया एक दिन के लिए, खुद रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ट्विटर पर नरेंद्र मोदी विरोधी ट्विटर ट्रेंड्स ज़्यादा चलने लगे, ये बहुत बड़ा निशाना साधा गया और सारी जो विपक्ष की गतिविधियां थी वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिवली सोशल मीडिया पर चलने लगी कि उन्हें लगा कि इन पर सही तरीके से नियंत्रण नहीं किया जा रहा है और इसी वजह से मुझे लगता है कि रविशंकर प्रसाद का जो एग्जिट है वो इसी वजह से हुआ। उनकी जगह आईटी मिनिस्ट्री के 2 उन्होंने बड़े लोग इसमें लगाए हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री भी बनाए गए हैं, और साथ ही साथ उन्हें राज्य मंत्री के रूप में सपोर्ट दे दी गई है
कर्नाटक के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर की, जो रिपब्लिक टीवी के फाइनेंसर बताए जाते हैं और आईटी फील्ड में मास्टर बताए जाते हैं राजीव चंद्रशेखर। और राजीव चंद्रशेखर को शायद इसलिए लगाया गया है कि अश्वनी वैष्णव अगर रेल मंत्रालय के काम में बिजी रहेंगे तो आईटी मंत्रालय का काम प्रभावित ना हो। वैसे मेरा मानना है कि आईटी मिनिस्ट्री आज की तारीख में नंबर 1 मिनिस्ट्री होनी चाहिए और आईटी मिनिस्ट्री को एक इंडिपेंडेंट कैबिनेट मंत्री दिया जाना चाहिए जिसके पास कोई और चार्ज ना हो, क्योंकि आईटी मिनिस्ट्री पर इस समय ज़बरदस्त दबाव है। संतोष गंगवार बड़ा नाम है, वाजपेयी साहब के समय से उत्तर प्रदेश का कैबिनेट में प्रतिनिधित्व करते आए हैं और इस समय जो श्रम मंत्रालय है उसके एमओएस थे। और मुझे लगता है कि संतोष गंगवार साहब ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए। अभी हाल ही में जब कोरोना काल चला, दूसरी लहर आई और जब उम्मीद की जा रही थी कि पूरी पार्टी एक संयुक्त रूप से एक ऐसी पार्टी के रूप में नजर आए जो अपने मुद्दों को लेकर खड़ी हुई है, अपनी सरकार के समर्थन में खड़ी हुई है, तो ऐसे समय में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संतोष गंगवार ने एक लेटर लिखा कि कोविड काल में कितनी अव्यवस्थाएं हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ उनसे नाराज हो गए। मेरा तो मानना है कि शायद योगी आदित्यनाथ ने ही रिकमेंड किया हो कि भाई इनको हटा लीजिए, किसी और को मंत्री बना लीजिए। और आपको पता ही है कि 7 मंत्री बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के कोटे से, और जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं संतोष गंगवार, जो कुर्मी बिरादरी है उसको एडजस्ट करने के लिए कई लोग बना दिए गए, अनुप्रिया पटेल को बना दिया गया है और भी कई लोगों को शामिल कर लिया गया है। तो इस कास्ट बैलेंस, इस कास्ट का जो संतोष गंगवार के बारे में ये माना जाता है कि शायद संतोष गंगवार की वजह से कुर्मी नाराज हो जाएंगे, उसको बैलेंस करने की भी कोशिश कर दी गई है। और मुझे लगता है कि संतोष गंगवार जो है उनका तो मेन रीजन यही रहा कि योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने पंगा लिया। आता हूं प्रकाश जावड़ेकर पर। सूचना एवं प्रसारण मंत्री और पर्यावरण मंत्री दो डिपार्टमेंट के पास थे, उनसे दोनों डिपार्टमेंट ले लिए गए और उन्हें मंत्रालय से बाहर कर दिया गया। वैसे तो मुख्य रूप से मेरा मानना है कि महाराष्ट्र से नारायण राणे को लेना था, जो कि कभी शिवसेना छोड़कर बीजेपी में आए थे, पहले कांग्रेस में भी रहे हैं। तो नारायण राणे को एडजस्ट किया जाना था, तो महाराष्ट्र के कोटे से शायद कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे को बनाया गया। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर को लेकर भी काफ़ी सवाल तो उठते रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं OTT प्लेटफार्म्स जो हैं, अमेजन और नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार, इस तरह के जो OTT प्लेटफार्म्स हैं, इन पर जिस तरह की फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिस तरह की वायलेंस दिखाई जा रही है, सेक्स दिखाया जा रहा है, इसके अलावा हिंदू भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को का कई बार मजाक उड़ाया गया और उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन प्रकाश जावड़ेकर नहीं ले पाए, तो मुझे लगता है कि ये उनके खिलाफ गया है। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर ने जो डिजिटल मीडिया है, वेबसाइट्स है, उस पर सख्ती करनी शुरू कर दी थी और नरेंद्र मोदी का मानना है कि इस तरह से मीडिया उनके खिलाफ हो गया, मीडिया का एक बड़ा सेक्शन उनके खिलाफ हो गया। साथ ही जो पूरे कंट्रीज में, हर देश में जो एक प्रेस की फ्रीडम का इंडेक्स होता है कि प्रेस की फ्रीडम किस देश में कितनी है, उसमें भारत की रैंकिंग पिछले 2 साल से लगातार गिर रही थी और मीडिया लगातार इस बात को उठा रहा था कि मीडिया पर यहाँ अंकुश लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, सब पर अंकुश लगाया जा रहा है। और इसकी वजह से नरेंद्र मोदी को लगा कि यार ये अच्छी इमेज नहीं बन रही है, पार्टी की इमेज खराब हो रही है, सरकार की इमेज विदेश में भी खराब हो रही है। और मुझे लगता है कि प्रकाश जावड़ेकर की एग्जिट जो हुई है उसका मेन वजह यही है। हालांकि पर्यावरण मंत्री के रूप में उन्हें नवंबर में इंग्लैंड में होने वाले एक बड़े सम्मेलन में भाग लेना था, भारत का प्रतिनिधित्व करना था, जिस पर दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर चिंतन हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े फैसले लिए जाने हैं। उससे पहले इनको एग्जिट कर दिया जाना बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने ये डिसीजन लिया। और मेरा मानना है कि इन सब लोगों के एग्जिट के पीछे जो रीजन मैंने फाइंड आउट किए हैं, मुझे तो फिलहाल वही नज़र आ रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्री के रूप में जरूर बरकरार रखा जाना चाहिए था। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, जरूर अपना फीडबैक दें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट में मुझे अपना फीडबैक दें। मेरे चैनल के अगर आप सदस्य नहीं हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते, मेरे जो लाइव वीडियोस होते हैं उनमें कमेंट नहीं कर सकते। इसलिए आप प्लीज़ मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है
कि आप मेरे मेंबर बने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मेंबरशिप जरूर ले लें, क्योंकि हम रोजाना रात को एक शो करते हैं, लाइव शो करते हैं, जिसमें हम आप सब लोगों के साथ टॉक करते हैं और दिन भर की खबरों पर चर्चा की जाती है। तो उसमें भाग लेना है तो आप सदस्य जरूर बनिए। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।